16 दिसंबर 1997 को शाम के वक्त 6:30 बजे जापान में बहुत से लोग अपना फेवरेट एनीमे पॉकेट मॉन्स्टर देख रहे थे, जो कि बेसिकली पोकेमोन का असली जापानीज नाम है। पर उस एपिसोड के बीच में कुछ ऐसा होता है कि जापान भर में बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इस चीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है और इस एपिसोड को कहीं और एयर होने से रोक दिया जाता है। बहुत सारे न्यूज चैनल अराउंड द वर्ल्ड इस चीज को कवर करते हैं। 600 children suffered from convulsions and vomiting after watching a television cartoon program. और ये इंसिडेंट टीवी हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवमेंट बन जाता है और इस इंसिडेंट को नाम दिया जाता है पोकेमॉन शॉक या फिर पोकेमॉन सीजर इंसिडेंट। इस इंसिडेंट के बाद इस एपिसोड को परमानेंटली बैन कर दिया जाता है। दूसरे एनिमे स्टूडियोज को अपने एनिमे बनाने के तरीके में चेंजेस लाने पड़ते हैं। पर आखिर पोकेमॉन सीजर इंसिडेंट में हुआ क्या था और क्या था उस एपिसोड में जिसने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी, हम यही जानेंगे। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तो उस शाम 6:30 बजे पोकेमॉन का एपिसोड 38 टेलीकास्ट होने वाला था। बता देता हूँ कि पोकेमॉन 6:30 बजे वाले टाइम स्लॉट का हाईएस्ट रेटेड शो था जापान में और उस शो को पूरे जापान भर में लगभग 46 लाख घरों में देखा जाता था। एपिसोड स्टार्ट होता है और उस एपिसोड का नाम था देनो सेंसी पोरीगॉन, यानी कि कंप्यूटर वॉरियर पोरीगॉन और पॉपुलरली नोन एज इलेक्ट्रिक सोल्जर पोरीगॉन। एपिसोड किसी भी नॉर्मल पोकेमॉन के एपिसोड की तरह स्टार्ट होता है, जहाँ हमारे हीरो एश, ब्रॉक और मिस्टी अपने सफर पर है और एक जगह रुककर आराम कर रहे हैं। पिकाचू की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो पिकाचू को नियरेस्ट पोकेमॉन सेंटर ले जाते हैं उसका इलाज करवाने के लिए। वहां जाकर उन्हें दिखता है कि नौजवान टेंशन में है क्योंकि पोकेबॉल ट्रांसफर डिवाइस खराब है। नौजी ने नहीं पता पोकेमॉन की दुनिया में तुम पोकेबॉल और पोकेमॉन्स को कंप्यूटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, जस्ट लाइक तुम इंटरनेट पर किसी को कोई फाइल भेजते हो। एश और टीम नौजवान की मदद करने के सोचते हैं और नौजवान उन्हें प्रोफेसर आकिहाबारा के पास भेजती है, जिसने इस पोकेबॉल ट्रांसफरिंग सिस्टम को बनाया था। प्रोफेसर के थ्रू उन्हें पता चलता है कि टीम रॉकेट ने उनके पोकेमॉन पोरीगॉन को चुरा लिया है और उसके मदद से वो साइबर स्पेस में चले गए हैं और वहां जाकर वो पोकेमॉन चुरा रहे हैं, जिसकी वजह से पोकेमॉन ट्रांसलेट सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इस पोरीगॉन को तुम याद रखना क्योंकि ये इस पोकेमॉन सीजर इंसिडेंट का बलि का बकरा बनने वाला है। आगे प्रोफेसर उन्हें पोरीगॉन के साथ साइबर स्पेस यानी कि डिजिटल दुनिया में भेज देते हैं ताकि वो टीम रॉकेट को हरा दे और वो ऐसा करते भी हैं और ट्रांसफरिंग डिवाइस को ठीक कर देते हैं। और इधर ना जो किसी तरीके का एंटीवायरस कंप्यूटर में भेजती है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद हर अननोन चीज को वायरस समझता है और उस पर अटैक कर देता है। और तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो एंटीवायरस जैसा प्रोग्राम एश और टीम पर भी अटैक कर देता है और जैसे ही वो एग्जिट पोर्टल पर पहुंचने वाले होते हैं, वो प्रोग्राम मिसाइल फायर कर देता है और उस मिसाइल से बचने के लिए पिकाचू अटैक करता है और एक एक्सप्लोजन होता है और वो लोग एग्जिट पोर्टल पर पहुंच ही जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। साथ ही साथ एक्सप्लोजन की वजह से प्रोफेसर का घर ब्लास्ट हो जाता है और टीम रॉकेट भाग जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है और लास्ट में पिकाचू का इलाज होता है और एपिसोड खत्म हो जाता है, जस्ट लाइक एवरी पोकेमॉन एपिसोड। पर इस एपिसोड में ऐसा क्या था कि लोगों की तबीयत खराब हो गई। तो इस एपिसोड के 19 मिनट के आसपास एक सीन आता है जहाँ पिकाचू मिसाइल पर अटैक करता है और एक्सप्लोजन के साथ ब्राइट रेड और ब्राइट ब्लू कलर बहुत तेजी से ब्लिंक करते हैं, जिसका मैं तुम्हें सेंसर्ड वर्जन दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी ब्राइट रेड और ब्राइट ब्लू कलर की वजह से लोगों को सीजर्स यानी कि दौरे आने लगे थे। तो बेसिकली बहुत से लोगों को फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी होती है और बहुत बार किसी फ्लैशिंग लाइट या फिर फास्ट पैटर्न से ये ट्रिगर हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को दौरे आने लगते हैं। इस सीन में जब पिकाचू ने अटैक किया तभी लाइट्स की वजह से लोगों में एपिलेप्सी ट्रिगर हुआ। ये सीन बेसिकली साइबर वर्ल्ड में हो रहा था, इसलिए एनिमेटर्स इसके लिए कुछ अलग करना चाहते थे ताकि वो अटैक देखने में अलग लगे। इसलिए उन्होंने एक एनिमेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसका नाम था पाका पाका। इस टेक्निक में ब्राइट कलर्स को बहुत तेजी से ब्लिंक किया जाता है। इस टेक्निक को दूसरे एनिमेज में भी यूज किया जाता था पर उनसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके पीछे शायद ये वजह हो सकती कि वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ऐसा करते थे या फिर एक एपिसोड में बहुत कम बार उसका यूज करते थे। पर पोकेमॉन के इस एपिसोड में इस टेक्निक को बार बार यूज किया गया था और पिकाचू वाले सीन में लगातार 6 सेकंड के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो कि इस इंसिडेंट का रीजन बना। इस इंसिडेंट की वजह से 685 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिसमें ज्यादातर बच्चे ही थे। ऑलमोस्ट 12,000 बच्चों को किसी न किसी तरह से सिम्टम थे, पर वो सिम्टम मास हिस्टेरिया के थे यानी कि डर की वजह से थे, ना कि एपिलेप्सी के। इस एपिसोड को कहीं और टेलीकास्ट होने से रोक दिया गया। रात को इस न्यूज को टीवी पर भी चलाया गया और कुछ दिनों तक ये टॉपिक पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन गया और इस इंसिडेंट को नाम दिया गया पोकेमॉन शॉक। इंटरनेशनली भी इस न्यूज को कवर किया गया, लेकिन इस पॉइंट तक पोकेमॉन अमेरिका में टेलीकास्ट नहीं होता था। जापान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर को एक इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी और पोकेमॉन एनिमे सीरीज को एयर होने से बंद कर दिया गया। इस इंसिडेंट की वजह से निंटेंडो, जो कि पोकेमॉन के गेम्स बनाती थी, उसके शेयर्स की वैल्यू गिरने लगी और उन्हें सामने आकर ये बताना पड़ा कि उनका इस इंसिडेंट से कुछ लेना देना नहीं है। पोरीगॉन को इस इंसिडेंट का दोषी ठहराया जाता है और उसे पोकेमॉन के किसी भी फ्यूचर एपिसोड में अपीयर होने से बैन कर दिया जाता है। इसीलिए तुम पोकेमॉन एनीमे में कभी भी ढंग से पोरीगॉन या फिर किसी भी उसके फॉर्म को नहीं देख पाओगे, सिवाय बहुत छोटे से अपीयरेंसेस के। बहुत से लोग पोरीगॉन पर लगे इस बैन पर आज भी अपनी नाराजगी जताते हैं, ये कहते हुए कि उस इंसिडेंट के पीछे मेन कारण पिकाचू था, ना कि पोरीगॉन। बट पिकाचू पोकेमॉन का मेन मैस्कॉट था, इसलिए उन्होंने उसे बैन नहीं किया। इस इंसिडेंट के बाद 4 महीनों तक पोकेमॉन एनीमे बंद रहता है और इसी बीच वो स्टडी करते हैं
कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ और फ्यूचर में ये कैसे फिर से ना हो। इसके बाद पोकेमॉन टीवी पर वापस आता है और उससे पहले वो एक स्पेशल प्रोग्राम चलाता है जहाँ वो इस इंसिडेंट को लेकर माफी मांगते हैं और उसके पीछे के रीजन को समझाते हैं। फ्यूचर में ऐसा ना हो इसलिए एनीमे में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, जैसे कि जब भी कोई ब्राइट लाइन स्क्रीन पर आती है तब वो ब्राइटनेस को कम कर देते हैं। इस चीज को तुम पुराने वाले पोकेमॉन एनीमे में नोटिस कर सकते हो। इस एपिसोड को परमानेंटली बैन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये एपिसोड अमेरिका, इंडिया या फिर कहीं पे भी टेलीकास्ट नहीं हुआ है आज तक। साथ ही इस एपिसोड की वजह से पोकेमॉन के पास एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आ जाता है, मोस्ट फोटो सेंसिटिव एपिलेप्टिक सीजर कॉज्ड बाय अ टेलीविजन शो। इस इंसिडेंट का रेफरेंस बहुत सारे पॉपुलर शोज में भी है, जैसे कि सिम्पसंस और साउथ पार्क। इसके बाद जापानीज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड में भी बदलाव लाया गया ताकि फिर से इंसिडेंट ना हो जाए। और एनीमे स्टूडियोज ने भी अपने एनीमे बनाने के तरीके में बदलाव लाया, फ्लैशिंग और ब्लिंकिंग लाइट का यूज करना कम किया और कुछ एनीमे ने खुद से एक ऑन स्क्रीन वार्निंग डालना शुरू किया, जहाँ पर वो ऑडियंस को अच्छे से रोशनी वाले रूम में दूर से बैठकर टीवी देखने के लिए बोलते हैं। अब मुझे पता है बहुत से लोग उस एपिसोड को देखने जा रहे होंगे, मत जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर वो क्लिप प्ले करने वाला हूँ, लेकिन मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि किसी को भी दौरे आ सकते हैं, इसलिए तुम्हें देखना है तो देखो, वरना ये वीडियो छोड़कर जा सकते हो। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो।